वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भरे कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलामु अलैकुम। आज है मंगल, 15 रमजान मुबारक 1445 हिजरी। आज है मार्च की 26 तारीख सन 2024। मार्च की 26 तारीख सन 2024। आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दीन। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के इस वीक का आगाज भी अच्छा हुआ होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची, जस्ट लाइक अ टिपिकल समर मॉर्निंग हियर। और चमकदार सा इस वक्त जो है ना वो सूरज निकला हुआ है। एंड या हियर वी आर, 7:15 एग्जैक्ट हुए हैं। सो अभी मुझे एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाना है। इट्स अ प्रीटी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, यानी यकीन जानिब में यूं गया और बस वापस आया, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद दहानी कराते चलें कि अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद हैशटैग सनराइज विद अदील। और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी इज कॉल्ड द सनराइज कम्युनिटी ऑफ अदील अजहर, और जहां पे मैं अभी अपना मैसेज जो है वो पोस्ट करने वाला हूं, और उसके नीचे आप अपने पैगामात जो है वो छोड़ सकते हैं। सो ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे इसके फौरन बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। So here we are guys, 7:16, बल्कि बस अभी 17 मिनट हो चुके हैं। एंड यस, आप लोग के मैसेजेस मेरे पास नजर आ रहे हैं प्रोग्राम में, और ऑफ कोर्स हमेशा की तरह दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोग्राम फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लोग के मैसेजेस भी ऑफ कोर्स उसमें चार चांद लगा रहे होते हैं। द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट आई गेट टू लर्न फ्रॉम यू गाइस इज आल्सो सेकंड टू नन। और चैलेंज जाहिर है जी प्रोग्राम में आज ऑफ कोर्स एचएसएन स्कूल में जो तमाशा चल रहा है उस हवाले से भी बात होगी। एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट कोर्ट केसेस एज वेल। इंटरनेशनल खबरें जो हैं वो भी होंगी। कुछ बात स्पोर्ट्स की तो होती ही होती है, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कंडीशनिंग कैंप का आज से आगाज हो रहा है, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नाम जो हैं वो ऑफ कोर्स मौजूद हैं। सो विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। चैलेंज जी, अभी ये सीन है कि रियाजुर रहमान साहब ने आज का पहला हमें जो है वो ट्वीट किया है, और कहते हैं DGCA has fined Air India $95,000 for violating crew rest rules, finding the airline has breached the flight time limitations. The topic of crew rest and pilot fatigue is taken seriously by India's regulator after Indigo pilot's death. अच्छा, पायलट की डेथ भी हुई है। बट बिल्कुल देखें जी, ये चाहे आपका कॉकपिट क्रू हो या फिर आपका कैबिन क्रू हो, इनके जो रेस्ट के रूल्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि जहाज़ उड़ाने वाले ख़ास तौर से वो मुकम्मल आराम करने के बाद जो है वो जहाज़ उड़ा रहे हों। और इस हवाले से कुछ इस तरह की आपको पता है कुछ क्रैशेस भी हुए हैं, जिससे अंदाज़ा ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन ने ये बताया दैट फटीग फैक्टर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दोज क्रैशेस। अच्छा जी, आपको ये भी पता है कि अब थोड़ी सी सख्ती हमारे यहाँ भी इस चीज़ के हवाले से। देखो, फ्लाइट रूल्स यानी जो रेस्ट रूल्स होते हैं, क्रू के रेस्ट के जो रूल्स होते हैं उसकी तो चलें, आई रियली होप कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी एयरलाइंस भी इसको पूरे तरीके से फॉलो करती होंगी। वैसे एक और बात भी है इसमें, वो ये कि ज़्यादातर पाकिस्तानी एयरलाइंस आपको पता है शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स ही कर रही होती हैं। अब तो कोई इक्का दुक्का ही लॉन्ग हॉल फ्लाइट पाकिस्तान से हो रही होती है। आर एयरलाइंस हैव नाउ बिकम फीडर एयरलाइंस फॉर बेसिकली अदर मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस एंड ऑल्सो। बहरहाल बाकी डोमेस्टिक रूट्स पे ही चल रही होती हैं। लेकिन PI अभी भी वो एयरलाइन है जिसके पास कुछ लॉन्ग हॉल जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। टोरंटो की उनकी एक फ्लाइट होती है, और उसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा और कहीं दूर शूर वो जाते हैं, क्योंकि ना आप न्यूयॉर्क जाते हैं ना कोई यूरोप की फ्लाइट है। इस्तांबुल वगैरह छोड़ के आ जाते होंगे लोगों को, शायद मशरिक़ बईद में कहीं और चले जाते होंगे। वैसे बड़े अफसोस की बात है यार, सोच के इस वक्त बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्या एक ज़माने में नेटवर्क PI का हुआ करता रहा। लेकिन बहरहाल ये जो पायलट का रेस्ट होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा अब जिस चीज़ के हवाले से पाकिस्तानी सिविल एविएशन और ख्याल रख रही है वो है फ्लाइंग व्हाइल यू आर फास्टिंग, बिकॉज जो PK-8303 क्रैश हुआ था, विच वॉज द मॉडल कॉलोनी क्रैश कराची का, अब से तकरीबन 4 साल पहले, और ये क्रैश रमज़ान के महीने में ही हुआ था। और इसमें जो एक बात बताई जाती है वो ये कि बोथ द पायलट्स वर फास्टिंग। सो उस हवाले से भी कुछ ये रिपोर्ट में रेकमेंड किया गया था कि पायलट्स को जो है वो बेसिकली अब तो खैर काफ़ी सख्ती मैंने सुना इस चीज़ के हवाले से की जा रही है कि यू कैन नॉट फास्ट
while you are flying your aircraft. So बहरहाल ये तो ज़ाहिर है अगर इस तरह के कुछ उसूल और ज़वाबित बनाए गए हैं तो फिर हमारे दीन भी जो इस हवाले से आसानियां देता है पायलट्स को, जहाँ पे बहुत सारी फ्लाइट्स उड़ानी पड़ती हैं, वहाँ पर उनको बहुत सारी छुट्टियां भी मिलती हैं. सो वो उस दौरान अपने रोजे जो है उसको पूरा कर सकते हैं. पता नहीं कितने लोग इसको मानेंगे या नहीं, लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. बात और क्या सीन है जी. Then Riyazur Rahman said, talking about pilots, आपने एक और खबर शेयर किया. The Middle East is currently the highest paying region for airline pilots worldwide. The UAE, Qatar and Saudi Arabia are the top paying countries for pilots in the region, with salaries ranging from $200,000 to $300,000 per year. Wow, amazing man, amazing. But that doesn't hold true for the entire world. I can tell you कि अमेरिका में शायद मेरे ख्याल से पायलट्स वगैरह की तनख्वाह इतनी हाई नहीं होती होगी because of excess supply there as well. So चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि ज़ीशान बेग साहब बताते हैं कि टुडे इज द पर्पल डे. Purple Day is an international grassroots effort dedicated to increasing awareness about epilepsy worldwide. On March 26th annually, people in countries around the world are invited to wear purple and host events in support of epilepsy awareness. All right, ठीक हो गया जी. और क्या सीन है? और ये सीन है कि अब्दुल रज़ाक साहब ने खबर शेयर की है. डेव कैलहोन, Chief Executive Boeing, is to step down at the end of the year. I'm actually quite surprised that he has been given by the end of the year. उसको काफी टाइम दिया गया है स्टेप डाउन करने के लिए इस पोजीशन से. आप जानते हैं आज एविएशन का बड़ा जिक्र हो रहा है भाई प्रोग्राम में, क्या बात है. आपको पता है कि बोइंग काफी प्रेशर में है, काफी शदीद प्रेशर में है बिकॉज ऑफ देयर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अलावा जो उनकी क्वालिटी के इश्यूज आ रहे हैं. और आपको पता है कि एविएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें क्वालिटी अगर आपके इश्यूज आते हैं सो दैट कैन बी वेरी डेंजरस एंड कैन बी वेरी फेटल एज वेल. सो अब इसमें सीन ये है कि ये अब जो बोइंग के सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि जी ही इज रिजाइनिंग, ही इज स्टेपिंग डाउन. इनफैक्ट जो उनके चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है उनके बारे में भी ये सुनने में आ रहा है दैट ही विल नॉट बी contesting for a re-election there. So yeah, this is one company in severe pressure right now. Zishan Beg साहब कहते हैं today is the 197th death anniversary of one of the greatest music composer of all times, Ludwig van Beethoven. A German composer died in his apartment in Vienna on 26th of March 1827 at the age 56 following prolonged illness. जी बिल्कुल, लुडविग फैन बुथोवन. और मुझे याद है कि जब हम बहुत छोटे थे तो इसके हवाले से एक हमारे बुक में जो है, हमारी इंग्लिश की किताब में जो है इसके हवाले से एक चैप्टर हुआ करता था. उस वक्त तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि यार ये बीथोवन कौन था और क्या बंदा था, इतना कुछ हमें समझ में नहीं आता था. बिकॉज ज़ाहिर है यार वैसे भी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में हमें ऐसा क्या इंटरेस्ट होगा. लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थी वो ये बात थी कि जिस तरह की जिंदगी इसने गुजारी और जिस चैलेंजिंग हालात में जो है वो ये बंदा उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी. आई थिंक दिस वाज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. और आज भी जो वेस्टर्न म्यूजिक की बात की जाती है, जहाँ पे आप जानते हैं कि वुल्फगैंग एमेडियोस मोजार्ट का नाम लिया जाता है और इसके अलावा बाख का नाम लिया जाता है, वहाँ पे लुडविग फैन बीथोवन जो है डेफिनेटली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट musician to have lived. And of course today is the 197 death anniversary. आप बल्कि कुछ जाके ना कभी मौका मिले आपको तो आप जाके जरा इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा बीथोवन्स फेमस सिम्फनीज. सो आपको ये अंदाजा होगा जब आप सुनेंगे, अब कहेंगे अबे ये तो मैंने सुनी हुई है यार, ये वाली सिम्फनी, ये म्यूजिक तो मैंने सुनी हुई है. तो आपने बहुत सारी म्यूजिक सुनी हुई होगी लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उसका एक्चुअल कंपोजर जो था वो बीथोवन ही था. सो इफ यू डू गेट टाइम डू चेक दैट आउट. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं पंजाब में इसको वाडियां कहते हैं. ये वो वक्त होता है जब देहातों में कारोबार जिंदगी थम जाता है, जिसे देखो दरांती उठाए खेतों की तरफ भागा जाता है. ये दरअसल गंदम की कटाई का वक्त होता है, गंदम की कटाई का वक्त, जिसको पंजाबी में वाडियां कहते हैं. आई होप कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ. जी हाँ, ये डाल के बाद हे आ रहा है, वरना ये टे लग रहा था लेकिन नहीं. ठीक है जी. आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं मजीद, हमारे बचपन में तो ये एक खानदानी और बसा औकात सकाफती फंक्शन बन जाता था. खूब डोल बजता था,
मुकाबले होते थे, अब हार्वेस्टर की आमद से हफ्तों का काम घंटों में हो जाता है. चलें, मुझे कम से कम ये बात सुन के खुशी हुई कि हार्वेस्टर जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो रहा है. और दुनिया में अच्छा, मुझे ना मौका मिला था 2019 में, जब अमेरिका में हमने रोड ट्रिप किया था, तो उस का जो है वो उसका जो है वो मुझे याद है कि आई रिमेम्बर कि मैंने वहां पे ना, जब हम अमेरिका के रूरल एरियाज से गुजर रहे थे, जैसे स्टेट्स ऑफ आर्कांसा है, ये नॉर्दर्न टेक्सास है और ओहायो के कुछ इलाके थे एंड ऑल, जहाँ पे क्योंकि वो समर्स के दिन थे, तो उस वक्त अपने पूरे बामे उरूज पे जो है वो चल रही थी वहां पे हार्वेस्ट एंड ऑल, एंड द सॉर्ट ऑफ मशीनरीज दैट वर बीइंग यूज्ड देयर पानी देने के लिए, और जो मशीनें खड़ी हुई नजर आ रही थी, उस वक्त लग रहा था कि यार ये कोई जबरदस्त तरीके से एग्रीकल्चर का सीन जो है ना किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जो है वो ऑन है. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर शैला का मैसेज आया, टुडे इज अलीज 14th बर्थडे, माशाल्लाह, ही एंड माय एक्स इज नॉट वर्किंग, डू विश हिम. ऑलराइट, तो डॉक्टर शैला का मैसेज आया, अली इज सेलिब्रेटिंग हिज 14th बर्थडे टुडे, माशाल्लाह. सो happy birthday to you, Ali, and wishing you a wonderful day and a wonderful year ahead. Okay जी, तला मसूद कहते हैं, mutual funds as alternative to BCs is a good idea as money grows with time in funds, but since mutual funds are market driven, they may lose value under condition even below the investment amount. Please comment on this. No, आपका ये गलत सोच है. देखिए, म्यूचुअल फंड एज एन इंडस्ट्री, बेसिकली आप ये इश्तिहार आजकल सुन रहे हैं जिसमें आप सुन रहे होंगे कि इसको एज अ बीसी, खवातीन जो बीसियां डालती हैं उसके एक सेविंग की एक फॉर्म होती है, बड़ी पॉपुलर है हमारे कल्चर में, साउथ एशिया में. तो इस ऐड के हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ बताना जरूरी है वो ये कि तला मसूद, म्यूचुअल फंड की कोई एक किस्म नहीं होती, म्यूचुअल फंड की मल्टीपल किस्में होती हैं. म्यूचुअल फंड एज एन इंडस्ट्री हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम, और अब आपके पास मुख्तलिफ आपकी ज़रूरियात के मुताबिक आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं. सो अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू आर अ कंजर्वेटिव सेवर, और आप चाहते हैं कि जी आपके जो प्रिंसिपल है वो अपनी जगह पर मौजूद रहे और बाकी आपका जो मुनाफा है या प्रॉफिट है वो उस पर बढ़ता रहे, तो फिर आप इनकम फंड्स जो है उनको ऑप्ट कर सकते हैं. मनी मार्केट फंड्स होते हैं, इसमें भी बहुत सारी किस्में होती हैं जो कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको हर महीने कुछ पे कर रहा होगा, मेच्योरिटी पे पे कर सकता है, जिस तरह आपकी ज़रूरत हो आप उसको उस तरह जो है वो, या फिर एक परपिचुइटी की फॉर्म में आप रखे रहें पैसे अपने वहाँ पे, हर महीने जमा कराते रहें, आप कुछ विड्रॉ ना करें, वो आपको प्रॉफिट देगा और प्रॉफिट री इन्वेस्ट भी करता रहेगा. सो आपका प्रिंसिपल अपनी जगह ही रहेगा और आपको उसमें जो है वो मुनाफा देगा. सो ये है सिलसिला. ठीक हो गया जी तला, आई होप दैट आंसर्स. वरना अगर आपका थोड़ा रिस्क लेने का मूड हो रहा है तो फिर आपके पास इक्विटी फंड्स मौजूद हैं जिसमें आपका पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है. ये भी मैं बता चलूं कि बैलेंस फंड्स भी होते हैं, फंड्स ऑफ फंड्स भी होते हैं, बल्कि अब तो इतनी सारी चीजें हैं कि गोल्ड फंड्स भी हैं, यानी आप गोल्ड खुद नहीं खरीद सकते तो आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड जो हैं वो भी ले सकते हैं. ऑयल के हवाले से भी एनर्जी फंड्स जो हैं वो भी होते हैं जिसमें डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्ट्स में जो है वो पैसे आपके लगाए जाते हैं. सो द आइडिया इज द सेम, यानी आइडिया जो है ना वो इस लिहाज से सेम है कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लोगों के पैसे जमा करके एक मखसूस पर्पस के लिए उनको जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है या एक मखसूस जगह पे उसको जो है इन्वेस्ट किया जाता है और फिर जो मुनाफा आता है वो लोगों में बांट दिया जाता है. बाकी ये कह देना कि उसमें पैसे कम होने का खतरा है, नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं भी हैं. आई होप तलहा दैट क्लैरिफाइज. जुल्फी कहते हैं whenever doing such analysis and projections do they consider Pakistan as well. अच्छा जी, क्या बातें हो रही हैं. ग्लोबल टाइम्स की खबर आई है, the Asian economy is projected to sustain a relatively high growth rate accounting for 49% of the world's GDP in 2024 with an expected growth rate of about 4.5%. It will continue to be the largest contributor. नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान को कंसिडर जरूर करते होंगे. पाकिस्तान के जो ऑफिशियल नंबर्स होते हैं उनको इसमें जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है. लेकिन ये जो एशिया पैसिफिक की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दिस इज थैंक्स टू ग्रोथ इन मेजर इकोनॉमीज लाइक इंडिया एंड इंडोनेशिया एंड ऑफ कोर्स चाइना, बिकॉज चाइना इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है टू द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड एशियन इकोनॉमी. तो चाइना की कंट्रीब्यूशन और बहुत ज्यादा भी होती है कि अगर चाइनीज इकोनॉमी 3 या 4% से भी ग्रोथ कर रही होगी, कंसिडरिंग द वेरी हाई बेस
दिस इज स्टिल अ वेरी बिग नंबर. सो लेकिन पाकिस्तान का भी इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो जरूर होता होगा. हसन इकबाल कहते हैं इट्स हाफ टाइम नाउ एंड फ्यू ऑफ अस विल फील लैक ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द लेटर हाफ. इट इज नेचुरल. आप हाफ टाइम ऑफ रमजान की जो है वो बात कर रहे हैं एंड आई थिंक इट इज अ प्रीटी नेचुरल थिंग. होता है जी, रमजान का जो दूसरा हाफ होता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है और एक फटीक वाला एलिमेंट जो है विद द रूटीन एंड ऑल वो आ जाता है. बट समथिंग दैट रियली गेट्स यू गोइंग इन द लास्ट 10-15 days ऑफ रमजान इज द बीकनिंग ऑफ अ लॉन्ग ईद ब्रेक. और इस बार जो है वो भी सुनने में ही आ रहा है कि ईद का एक बहुत ही तबाही किस्म का ब्रेक जो है वो आने वाला है. और फिर वही कहानी आ रही है, इवन दो इट्स अ बिट अर्ली टू से राइट नाउ. Eid is expected to be on the 10th of April और कहते ये हैं कि जी Monday would be the only working day of the week. Tuesday से छुट्टियां हो जाएंगी, Friday तक जाएंगी और फिर Saturday Sunday वैसे ही होगा. So there will be Saturday Sunday, Monday working and then 6 days off. So how's that? So चलो जी हसन, I think enough to motivate you. Great. अभी आपको लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, उसके बाद एक अच्छा सा कलाम सुनेंगे. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was सज्जाद अली अपने स्टाइल में दुआ कर रहे थे सवार दे आमीन सुम्मा आमीन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और मैसेज इनका आया नुमैर का हमारे पास. कहते हैं हेलो अदील अंकल, आई एम नुमैर, आई लव योर शो, ऑलवेज लिसन टू योर शो ऑन माई वे टू स्कूल. थैंक यू सो मच नुमैर. और आप भी, इन्होंने बेसिकली फेसबुक पे मैसेज किया है, तो फेसबुक पे मैंने पोस्ट पे अपना छोड़ा हुआ है दैट 26 मार्च के शो के लिए आप अपने मैसेजेस जो है वो उस पोस्ट के नीचे पोस्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. और क्या सीन है, तो ग्रुप का नाम जो है, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग, इट्स कॉल्ड द सनराइजर्स कम्युनिटी ऑफ अदील सर. थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, चलें जी जरा बात कर लेते हैं. नेचुरली कल पूरे पाकिस्तान का ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ा मसला जो है वो एचएसएन स्कूल की शान में होने वाली गुस्ताखी है. देखो यार, अगर ये कोई अल्लामा इकबाल टाउन में वाक़ ब्राइट फ्यूचर एकेडमी होता, वहां का अगर यही मकपंगा होता तो फिर जाहिर है ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता. लेकिन दिस इज दी एचएसएन कॉलेज. आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक इंतहाई एलीट, मेरे ख्याल से आई थिंक दी मोस्ट एलीट कॉलेज ऑफ पाकिस्तान, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज लोकेटेड इन लाहौर. और कितने बड़े बड़े हमारे जो हैं वो सरकारी इदारों से वाबस्ता लोग हैं. जैसे कराची से कभी भी कोई बहुत ही हाई अचीवर बंदा पता चल जाए आपको, तो आपको पहले ही होगा यार ये कराची ग्रामर से आया होगा ये बंदा. बिकॉज देखो होता है क्या है, देखो इट्स अ फैक्ट, आई मीन, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो पाकिस्तान के एक इंतहाई एफ्लुएंट तबके से ताल्लुक रखते हैं, इंतहाई एलीट लोग होते हैं. बल्कि उनको स्कूल में एडमिशन लेते हुए भी इन बातों का ख्याल रखा जाता है कि यार जरा हमें जो है ना जरा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है. हाँ, सिर्फ कुछ बातें या कुछ एग्जाम्पल्स देने के लिए अमूमन कुछ एक स्टैंडर्ड डिविएशन की भी कुछ गुंजाइश रखी जाती है कि यार जरा 3-4 मिडिल क्लास भी डाल दो, ताकि अगर कोई पूछे कि आप क्या तो मिडिल क्लास पढ़ती नहीं है, तो आप कहेंगे देखो यार जमात चाहरुम में जो है वो एक स्टूडेंट ये पढ़ता है, वेरी मिडिल क्लास किड. सो ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है और ये इनका सिलसिला होता है. हम एलीट स्कूलों की बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है एचएसएन की बात करें, आपको पता है कि जी पाकिस्तान में कुछ बड़े बड़े मशहूर लोग जो है वो यहाँ से पढ़े हैं. और बल्कि इमरान खान क्या, एतजाद एहसन क्या, एक लंबी लिस्ट है आपके यहाँ जी. कितने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हुए, क्या हुए, कितने जजेस, ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल, वो दे आर स्टडीड देयर. In fact, your next upcoming Chief Justice of Pakistan is going to be, अगर उन्होंने रिजाइन नहीं किया, so next Chief Justice of Pakistan is going to be from the HSN college as well. So ज़ाहिर है वहाँ पे ये वाक़या आया और नेचुरली आपको पता है कि ये वाक़या आहत चीमा का नाम था. इसमें शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी ये माने जाते थे. और लेकिन आपको पता है इनके बड़े सीरियस करप्शन एलिगेशंस भी थे. और जाहिर है जिस तरह आपको पता है कि बाकी तमाम लोगों पे करप्शन एलिगेशंस उस दौर के जो हैं वो सब माफी नामे आ गए थे, तो फिर यहाँ पे भी इनको जो है माफ कर दिया गया. और इनको भी जो है वो बेसिकली माफ करने से मुराद ये कि ये भी बाइज्जत बरी हो गए एंड ऑल. फिर उसके बाद से आपको पता है ये केयर टेकर सेटअप का भी हिस्सा थे और अब उनको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो है वो दी गई है. तो कल पूरा दिन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन्हीं बातों पे शोर शराबा जो है वो होता रहा. अब इसकी क्या कहानी है, क्या हो रहा है, थॉमसन साहब जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं और सैयद बाबर अली साहब जो हैं वो भी एक जो ऑनररी वहाँ पे पोजीशन थी उसके मैनेजमेंट कमेटी और व्हाटएवर कमेटी दैट वाज उसके सरबराह की हैसियत से, उसके हेड की हैसियत से उन्होंने भी अपनी पोजीशन छोड़ दी है. मेरे ख्याल से आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक थिंग बिकॉज सैयद बाबर अली वी नो इज अ बिग नेम पाकिस्तान में. अगर हम देखो इंडस्ट्रियलिस्ट होना तो एक अपनी अलग बात होती है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी जो लोग ज़ाहिर है अपनी बड़ी इज्जत कमाते हैं पाकिस्तान में, सैयद बाबर अली
उन लोगों में से हैं, स्पेशली तालीम के शोबे में. उनका इस इदारे से जो वाबस्तगी थी, विच गोज बैक डेकेड्स एंड डेकेड्स, वो अलग हो जाना ज़ाहिर है उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है. और क्यों, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. तो इन तमाम बातों से कतई नज़र कल मैंने देखा जी शाहजेब खानज़ादा साहब, मैंने सुबह ट्विटर पे मुझे पता चला दैट शाहजेब खानज़ादा साहब ने कल अहाद चीमा को अपने प्रोग्राम में बुलाया. ऑफ कोर्स ऐसे मौके पे डिफेंस के लिए उन्हीं को आना चाहिए था. और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर ये जो अहाद चीमा के बेटे का वाकया हुआ, अगर यही वाकया जो है वो हमाद अजहर के बेटे का हो रहा होता तो फिर कितना शोर शराबा होने वाला था. लेकिन खैर एनीवे चलें जी, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज आए. जाहिर है कुछ स्कूल के से वाबस्ता कुछ लोगों से भी ये पता चला कि जी एक रूल है और वो रूल है आपको अगर अपनी सीट बरकरार रखनी है तो कितने हजार भी वो महीने की फीस बहुत ज्यादा होगी, वो तो आपको पे करनी ही करनी है और तभी आपकी सीट जो है वो सिक्योर रहेगी. अदरवाइज वो उसको मनसूख कर देंगे. इन्होंने अपने उसका जो है वेवर ले लिया. उनका ये कहना है कि मैंने जो वेवर लिया वो पूरे कवानीन के मुताबिक जो है वो लिया गया है. ये जो गवर्नर का ज़ाहिर इन्फ्लुएंस था, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर गवर्नर बलीगुर रहमान, वैसे तो आपको पता है एक सिंबॉलिक सी पोजीशन होती है, लेकिन बाज़ जगहों पे उनका कोई ना कोई रोल होता ही होगा. तो उनका ये प्रेशर वहाँ पे चला, उनको फी वेवर दे दिया गया. जो प्रिंसिपल साहब थे वो इस मामले से खुश नहीं थे, आप जानते हैं. उन्होंने अपनी और जाहिर है ये कोई वन ऑफ वाकया नहीं था, ये कुछ महीनों से या कोई एक साल से कहा ही जा रहा है कि उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स भी आ रहे थे और भी मसाइल जो है उससे दरपेश हुए. तो यार ये सारी बातें जो हुई हैं, इससे जो चीज समझ में आई है वो आपको ये समझ में आई है दैट दिस एक्चुअली टेल्स यू के अच्छा, बिकॉज अहाद चीमा का अपना बैकग्राउंड, फिर वो यानी सीरियसली यार वही कहीं ना कहीं जाके ये CSS निकल आता है इसमें. तो ये वो जो पहले DMG ग्रुप हुआ करता था जिसको PAS कहा जाता है, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वहां से ये आए. फिर ये जो एक हमारा प्रिविलेज माइंडसेट है ना यार, इसका कुछ करना पड़ेगा. खैर क्या कुछ करेंगे यार, प्रिविलेज माइंडसेट ही ये मुल्क जो है वो चला रहा है. और आपको पता है कि ये जो लोग हैं, ये जो HSonian ग्रेजुएट्स एंड ऑल, दे आर द बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम. सीरियसली स्पीकिंग ये इस सिस्टम के बेनिफिशियरी लोग होते हैं. तबाही तो हमारे जैसे ब्राइट फ्यूचर एकेडमी वाले, अल्लामा इकबाल टाउन वाले स्कूल के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, बुराई तो हम लोगों पे आती है जाहिर है. सो ये माइंडसेट कैसे खत्म किया जाए यार, ये मेरा प्रिविलेज है भाई, नहीं फी पे करूंगा मैं. वो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आ रहे हैं, वो हर ग्रुप की अम्मियों के हर स्कूल की अम्मियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी अब होता है ना, तो वहाँ पे वो खातून जो इनकी जोजा हैं वो अपने इस एक्ट को डिफेंड कर रही हैं और वो कह रही हैं जी हम राइट पर हैं और हमने जस्टिस किया, ये किया है फलाना, और हमें बदनाम किया जा रहा है. और ये सारी बातें उनका जो है वो अपना सिलसिला चल रहा है. बल्कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिसका लिंक भी कल मेरे पास आया था कि आप भी ज्वाइन करें और देखें आखिर हो क्या रहा है. क्योंकि पेरेंट्स जो है वो कुछ प्रोटेस्ट करने का इरादा रखते हैं. बिकॉज याद रहे जी HSN का पिछले महीने, या मेरे ख्याल से पिछले महीने था या इस महीने के आगाज में भी ये, जी हाँ इस महीने के आगाज में भी ये काफी खबरों में आ गया था कि मरियम नवाज शरीफ वहाँ विजिट करना चाहती थी, लेकिन स्कूल के खासतौर से वालिदैन की तरफ से बेपनाह दबाव की वजह से ये डिसीजन उनको वापस लेने की रिक्वेस्ट की गई थी. और मरियम सर्कमस्पेक्ट थी, समझदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने इस डिसीजन को जो है वो वापस ले लिया. अब ये इदारा एक बार फिर से खबरों में सुनने में ही आया. अच्छा आपको देखा आता तारम ने तो आके पहले डिफेंड किया इनको. जी ज़ाहिर है वो तो आपको पता है, वो कहते हैं ना कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर वाली बात है कि जी दोनों ज़ाहिर एक दूसरे को डिफेंड ही करेंगे. और आप ये सोच रहे कि आता तारा आके ये बोलता कि नहीं जी अहाद चीमा साहब ने बड़ा गलत किया, उनको फी पे करनी चाहिए, वो इतना अमीर आदमी है, उससे फर्क क्या पड़ता है इसकी इस फी से. लेकिन उन्होंने आगे ज़ाहिर डिफेंड किया, उनकी हुकूमत का आदमी था. लेकिन अब सुनने में आया है कि रात गए हुकूमत की जानिब से बाकायदा कॉन्टैक्ट किया गया है मिस्टर माइकल थॉम्सन से और उनको रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने इस्तीफे के फैसले को जो है उसको उस पर नजर सानी करें. अच्छा थॉम्सन साहब अगर रुक भी गए ना, अभी इस आधार से रुकेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ. कोई लंबी गेम और आ जाएगी जिसपे ये अब तो कंफर्म जाएंगे. मुझे तो लग रहा है इनको कोई पर्सोना नॉन ग्राटा ही ना डिक्लेयर कर दिया जाए, बिकॉज ये भूलते नहीं है ये लोग यार. ये अगर कोई समझ रहा है कि यार ये अहाद चीमा या जो उनके ज़ाहिर अहाद चीमा किनको रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है, वो भूल जाएंगे इनको, ऐसा तो नहीं होगा. अच्छा कुछ सुना है पेरेंट्स वगैरह जो है वो भी मैदान अमल में उतर आए और आज कोई प्रोटेस्ट का उनका प्लान है गवर्नर हाउस के बाहर. अब देखते हैं जी लाहौर के ये एलीट पेरेंट्स जो है ये आके प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो फिर क्या इन पे भी वही जो SHO वगैरह ला के हमारे यहाँ पता है प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो छोड़ दिए जाते हैं, तो इनके साथ भी क्या यही होगा? दैट रिमेन्स टू बी सीन. बिकॉज ज़ाहिर आपको पता है पाकिस्तान में जनरली अब प्रोटेस्ट वगैरह करने की जो है वो इतनी है नहीं इजाज़त. मेरे ख्याल से आई थिंक वो जो पेरेंट्स वगैरह वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अगर एक दो चीज़ों की कॉन्डेमनेशन भी कर लेना, एक दो इवेंट्स की, और उसके साथ ये प्रोटेस्ट करें तो शायद उनको इजाजत मिल जाए. समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं. तो क्या देखते हैं जी क्या होता है सिलसिला. एनीवे लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं जी. आपको लिए चलते हैं इस वक्त
हम एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. भाई वानिया का मैसेज आया, कहती हैं yesterday's Pakistan Day at my school was good. Have you taken Sara to bounce Karachi? No, not yet. अभी तक हम गए नहीं है. वो बेचारी मुझे बोलती रहती है, लेकिन नहीं, बिल्कुल जी, will plan for sure. All right. शैला कहती हैं वेरी सूदिंग. आपने आई थिंक बात की है सजाद अली साहब की आवाज में जो हमने ये दुआ चलाई थी. इसके अलावा हसन जो है उन्होंने एक कलाम का जिक्र किया है माहिर जैन की आवाज में. तो चलो मैं इसको देख लेता हूँ, अगर मैं इसको चला लूँ फॉर श्योर. एंड देन वी हैव गॉट जुल्फिकार ताहिर साहब कहते हैं इट इज सेड दैट पेट्रोल प्राइसेस आर लाइकली टू बी इंक्रीज बाय 100 रुपीज इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ. इज दैट ट्रू? नहीं, मेरी जो है ना वो ऐसी नॉलेज में ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज जो हो रही है वो ये जरूर हो रहा है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसको एग्जिस्टिंग 60 रुपए मेरे ख्याल से अभी उससे बढ़ाकर 100 रुपए किया जा रहा है. और अगर पीडीएल को जो है वो 100 रुपए किया जा रहा है, इसका मतलब पेट्रोल की प्राइस तो ठक करके जो है वो बढ़ जाएगी 40 रुपए से. बिकॉज पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एक फेडरल लेवी है, तो इसके पैसे जो भी सरकार कमाने में कामयाब होगी वो वफाकी हुकूमत के पास ही रहेंगी. उस पे जो प्रोविंसेस को उनका हिस्सा दिया जाता है एनएफसी अवार्ड के थ्रू, वो सरकार को देने की जरूरत पड़ेगी नहीं. तो फिर इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा IMF एट द एंड ऑफ द डे अक़वाम मुत्तहिदा का ये एक ज़ेली इदारा बन जाता है. लेकिन IMF का जो है ना वो कहना यही है कि वो हुकूमत पाकिस्तान को कह के गए, होमवर्क देकर गए कि चलो शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह 100 रुपए पीडीएल करो. अब ये 100 रुपए बढ़ने वाले हैं इसका मुझे नहीं पता. ज़ाहिर है 100 रुपए बढ़ने के लिए फिर पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस या ऑयल की इंटरनेशनल प्राइस जो है उसमें इजाफा जो है वो काफ़ी ज़रूरी है. ऑयल की इंटरनेशनल प्राइस ज़ाहिर है इस वक्त $80 से ऊपर ही है, वेल अबव $100, सॉरी $80, अल्लाह ना करे वो $100 हो. तो अगर वो खुदा ना खासा $100 वगैरह हो जाती है ना तो फिर परेशानी की बात है. लेकिन अभी ऐसी कोई बातें नहीं है. देखिए जी, सुनी सुनाई बातों पे जो है ना वो आप ज्यादा ध्यान जो है ना वो ना दिया करें. और अभी फिलहाल लेकिन अभी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ना जो है ना दैट इज अ रियलिटी. ये काफी हद तक एक पॉसिबिलिटी है. उससे बचना जो है ना वो जरा कहानी जो है ना वो मुश्किल होगी. ठीक हो गया जी. और क्या सीन है? और ये सीन है कि हमारे पास एक सेकेंड हाँ जी. और हमारे पास मैसेजेस फाइनली आ गए जी. बिलाल पाशा साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, आई हैव इश्यूज इन रजिस्टरिंग ऑन PSX. अच्छा चलें जी, ओके. आप कहते हैं बेसिकली आप एक ब्रोकर की वेबसाइट के या उसकी ऐप के थ्रू रजिस्टर करवाना चाहते हैं और कहते हैं कि जी एज फैक्टर 54, लॉस्ट फिंगर्स. अच्छा, वो आपकी जो उंगलियों के निशान है, आप कह रहे हैं हाँ यार ये बड़ी उम्र के साथ ये बड़े मसले आते हैं. आई रिफ्रेश्ड इट ऑन नादरा एंड दे स्किप्ड वेरी डिम. चलें जी, इज देयर एनी वे. अच्छा, वो जानना ये चाह रहे हैं कि कोई तरीका है जिसके थ्रू अगर आपके फिंगरप्रिंट जो है वो बहुत ही ज्यादा मिटना शुरू हो जाएं फिंगर्स में, जो हो जाता है अक्सर लोगों के साथ, तो इसका क्या वर्क अराउंड हो सकता है ये जरा देखना पड़ेगा भाई. शाज फैस का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग सनराइज अदीब. शौकत अली अब्बासी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. इसके अलावा एनी कलाम्स ऑफ आबदा परवीन का कलाम हमने कल ही तो चलाया था प्रोग्राम में, लेकिन आगे भी चला लेंगे, कोई मसला नहीं है. एहसन मंजूर साहब कहते हैं गुड वन, लाहौर की एलीट क्लास को चाहिए कि वाकई उस वाकये की मजम्मत कर ले. मैं कह रहा हूँ ना, वरना भाई आज कहीं लाठी चार्ज ना हो जाए उन पे. आबिद अमीर कहते हैं अरे अस्सलाम वालेकुम मदी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे बोलने के लिए अभी कुछ आसानी की. ये तो हमने पिछले हफ्ते से ये मामला जो है ये हमने सीन ऑन कर दिया है फेसबुक का. अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारा आप जो ग्रुप है उसको ऑफ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. और या चलो जी, ग्रेट. और क्या सीन है? न्यूज हैंडल पीके कहते हैं ऑन 23rd of March a grand recognition of dedication across various sector took place. A staggering 614 individuals were honored with 14 different awards in 18 fields spanning 126 sub fields. जबरदस्त जी, बहुत अच्छी बात है. यूनिक ऑनर्स, मिस्टर नूरुद्दीन
उर्फ चाचा नूरा, आर्ट शू मेकिंग, प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस. ऑलराइट. प्रोफेसर डॉक्टर गुल रहीम खान, आर्ट, आर्कियोलॉजी एंड न्यूमिस्मेटिक, तमगा इम्तियाज. अमीन वडाइश, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तमगा इम्तियाज. चला जी, गुड गुड. मुझे मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता, लेकिन आई एम श्योर अपनी फील्ड के बेहतरीन एक्सपर्ट होंगे ये लोग इंशाल्लाह, और जिसकी वजह से इनको जो है वो सदारती अवार्ड जो है वो दिए गए हैं. बिकॉज ज़ाहिर है, आपको पता है कि बड़े बड़े नाम आप देख रहे हैं जी, माशाल्लाह. सुना है जी किसी के डेंटिस्ट को भी अवार्ड मिला है, तो किसी के और हेमेटोलॉजिस्ट को भी अवार्ड मिला है, तो किसी के फेवरेट न्यूज़ एंकर को भी अवार्ड मिला है, किसी के फेवरेट सोशल मीडिया ट्रोल को भी अवार्ड मिला है. तो चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई? आज की जो सबसे अहम खबर, पाकिस्तानी अखबारात ने इसको बड़ी प्रोमिनेंस दी हुई है. वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान में इस डिस्कशन को काफी सप्रेस किया जा रहा है, विच इज अबाउट पैलेस्टाइन. गज़ा के हवाले से कल रात इनफैक्ट जब हम यूट्यूब शो करने बैठे थे तो उस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि बिलाखिर अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली सीज फायर की करारदाद जो है वो मंजूर कर ली है. नाउ इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने महीनों बाद जो है वो पहली सीज फायर की करारदाद हुई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्विच आया है अमेरिका की तरफ से. इसके हवाले से प्रोग्राम में हम आगे चल के भी जो है वो जरूर बात करेंगे, बिकॉज अमेरिका जो कि सीज फायर की तकरीबन तमाम तर करारदादों को जो है वो वीटो किए जा रहा है. कल yesterday they abstained from voting. उन्होंने जो है वो इसकी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. इस वक्त बिन्यामिन नेतन्याहू और इसराइल की जो वॉर कैबिनेट है, जो कि वहशी जंगजुओं पर आप जानते हैं मुश्तमिल है, इट इज फ्यूमिंग बिकॉज अमेरिका, इसराइल की पूरी आप जानते हैं एग्जिस्टेंस जो है वो अमेरिका की सपोर्ट की बुनियाद पर है, और अमेरिका ने जो है वो इससे काफी एक डिफरेंट जो है वो ओपिनियन लिया है फाइनली. और मैं कल रात भी और आज सुबह भी कुछ तज्जियात पढ़ रहा था, और उसको पढ़ के जो है वो अंदाजा यही हुआ है कि अब जो बाइडन को भी इस बात का अंदाजा हुआ है कि महज बातों से जो है वो काम नहीं चलेगा. इट इज टाइम फॉर एक्शन. लेकिन उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं, ये हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? वजीर आजम गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर भरम. वाह, हम टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी इक़दाम करेंगे. अच्छा भाई, अजीब सी बात है यार. आप क्यों भरम है? गैस की कीमतें में इजाफा हुआ है, कुछ क्या कर सकते हैं आप? मुझे ये बताइए सबसे पहले. गैस की कीमतों में तो इजाफा होगा. ये अगर आपको याद हो, मियाँ साहब भी एक बार मीटिंग से, बड़े मियाँ साहब भी एक बार मीटिंग छोड़ के चले गए थे. पता नहीं कौन से इजाफे होने वाले थे, बल्कि उन्होंने लंदन से अपना स्काइप जो है वो बंद कर दिया था. नहीं सुननी मुझे तुम्हारी ये बातें. तो बातें बहरहाल कीमतों में फिर भी इजाफा हुआ था. तो आगे बढ़ते हैं जी, क्या सीन है? और ये सीन है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ये कहना है, किसी को साइफर के मतन का पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन को फायदा हो गया. अच्छा जी, कल तो ये मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, और वो जो बेंच का हिस्सा है जिसमें दूसरे जज तो जस्टिस आमिर फारूक हैं, वो तो खैर ज्यादा इस पे केस पे नहीं बोलते, बिकॉज आमिर फारूक साहब जो है इमरान खान के साइफर के हवाले से जो बेल की एप्लीकेशन थी उसके फैसले में तो वो तो इमरान खान को कसूरवार तक करार दे चुके हैं, और उन्होंने तो बल्कि ये तक बोल दिया था कि तो सजाए मौत लगती है भाई इस केस में. लेकिन जो दूसरे जज अब आए, अभी आपको पता है कि उन्होंने अपील फाइल की है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो कन्विक्शंस हुई थी साइफर केस में. कल मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये बोली कि यार किसी ने साइफर देखा नहीं, फिर भी ये कहा जा रहा है कि साइफर के मतन को पब्लिक करने से जो है वो कौम और दुश्मन को जो है वो फायदा हुआ है. वो कहते हैं डी कोड साइफर ईमेल पर मिला जो दफ्तर खारजा में होगा. FIA का ये कहना है. अदालत ने ये भी बोला, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के ये कमेंट है कि भैया ये कोई सिविल ट्रायल नहीं है, ये जो ट्रायल हो रहा है ये क्रिमिनल ट्रायल है, और क्रिमिनल ट्रायल पे आप जो है ये मफरूजों की बुनियाद पर जो है वो ये ट्रायल रन नहीं कर सकते. सो अभी तक जो इसकी सुनवाई हो रही है, जो 4-5 इसकी पेशियां हुई हैं, उसको सुन के तो ऐसा ही लगता है कि यार ये केस तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का केस खत्म हो जाएगा. लेकिन इसका एक दूसरा जो निकल कर आता है पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये निकल कर आता है कि इसको रीट्रायल में भी भेजा जा सकता है एक बार फिर से ट्रायल कोड में. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. कहते ये हैं कि जो इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर, वो आज अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लेंगे. लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं एक पर्टिकुलर केस में, और इनको कहा गया था कि जी पहले वीडियो लिंक के थ्रू इनका बयान जो है वो लिया जाए. लेकिन हमारे यहाँ जी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का ये कहना है कि इंटरनेट लिंक डाउन होने की वजह से अडियाला जेल से हम वीडियो लिंक नहीं कर सकते. ऑलराइट. तो उस पे अदालत ने कहा ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि इमरान खान और बुशरा बीबी को फिर अदालत ही लेकर आ जाएं. आपको पता है कि फिर इसमें कोई और
इस सिलसिला आ जाएगा. अच्छा जी, और क्या सीन है? मिलिट्री कोर्ट्स केस 9 मई वाकयात के मुल्जमान की फहरिस्त तलब कर ली गई. जो बरी हो सकते हैं उन्हें रिहा करें. 103 मुल्जमान का ट्रायल मुकम्मल. अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है. बताया जाए कम सजा और बरियत वाले कितने हैं. अदालत. केपी की हुकूमत ने अपील वापस लेने की सदा की है. बरियत का फैसला मानने का मतलब फौजी अदालतों को तस्लीम करना होगा. ऐसे मुल्जमान की हिरासत भी गैर कानूनी तस्वुर होगी. जस्टिस हिलाली का ये कहना है. जस्टिस हिलाली आजकल बड़ी मुख्तलिफ बातें कर रही हैं, लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? जनाब, सेनेट इलेक्शन कौमी असेंबली इजलास 1 अप्रैल को बुलाने का फैसला किया गया है. मुसद्दिक मलिक जो कि वजीर पेट्रोलियम है, कहते हैं पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमेरिका से छूट मांगेंगे. हम किसी भी किस्म की पाबंदियों के बगैर मंसूबा मुकम्मल करना चाहते हैं. ईरान को मुतअद्दिद बार बता चुके हैं कि हमें आपके गैस की जरूरत है. राइट. एप्टमा का ये कहना है कि गैस अच्छा, उनका कहना है कि गैस जो कि 1 जुलाई से महंगी होगी. अच्छा, ओके. ओगरा का कहना है कि गैस 1 जुलाई से महंगी होगी. एप्टमा का कहना है कि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी. ओगरा सिर्फ सुई नॉर्दर्न गैस की बात नहीं सुनता, घरेलू सार्फिन. अच्छा खैर, नहीं चलें, गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं. बहुत एक और खौफनाक इजाफा आने वाला है. तैयारी आप पकड़ लें जी. और क्या कहा जा सकता है. चलें जी, अब जो है आपको हम लिए चलते हैं. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया है, सुबह 8:05 हो चुके हैं. खेलों के हवाले से अब हम बात करते हैं प्रोग्राम में हस्बे मामूल. और लेट अस स्टार्ट विद क्रिकेट ऑफ कोर्स. और भाई क्या सीन हुआ ये है कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के प्रोबेबल्स जो हैं, वो प्रोबेबल्स से मुराद वो कि जिनके इर्द गिर्द पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम जो है वो बनाई जा सकती है. ये 29 खिलाड़ियों का एक पूल क्रिएट किया गया है. उनको कहा गया है कि वो आज एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में जो है वो आके रिपोर्ट करेंगे. और 8 फरवरी तक यानी ईद तक जो है वो इनका एक भरपूर, अब वो फिटनेस कैंप है, मैं कंडीशनिंग कैंप बोलूं या क्या बोलूं मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल कोई एक कैंप है, ट्रेनिंग कैंप है, व्हाटएवर, जो कि उनकी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए जो है वो कैंप का इनेकाद किया गया है. एंड वन ऑफ द फर्स्ट अनाउंसमेंट जब पाकिस्तान के सबसे पावरफुल सिविलियन मोहसिन नकवी को जब पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया तो उन्होंने ये ऐलान किया था. वन ऑफ द फर्स्ट अनाउंसमेंट वाज कि जी खिलाड़ियों को इन फिटनेस प्रोग्राम के लिए भेजा जाएगा. बिकॉज उन्होंने कहा कि मैं जब पीएसएल देख रहा था तो मैंने देखा कि जितने बड़े छक्के लग रहे थे वो सारे के सारे फॉरनर्स जो हैं वो लगा रहे थे, बैरून मुल्क के खिलाड़ी जो है वो लगा रहे थे. पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस ही नहीं, इसलिए उनके छक्के जो है वो इतनी दूर तक नहीं जाते. तो मेरा नहीं ख्याल कि छक्कों को दूर तक जाने का फिटनेस से कोई ताल्लुक है. लेकिन मोहसिन नकवी ने अगर कहा है तो फिर वो ठीक ही कहा होगा, बिल्कुल, बिकॉज आपको पता है कि वो कोई गलत बात करते नहीं है. सो अब हुआ ये है कि जी ये 29 खिलाड़ियों के नाम जो है ये जारी कर दिए गए हैं, जिसमें ऑफ कोर्स हमें ये भी पता है कि इमाद वसीम शामिल है, मोहम्मद आमिर को भी कुछ अश्योरेंसेस जो है वो दी गई हैं. उनको भी टीम में जो है वो इस कैंप में शामिल किया गया है. इसके अलावा यूएई की नुमाइंदगी करने के होपफुल उस्मान खान, जिनकी बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी रही इस पीएसएल, इस एचपीएल पीएसएल में, वो द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर देयर, ऑलबीट ही प्लेड ऑलमोस्ट हाफ द गेम्स एज बाबर आजम और मेरे ख्याल से रिजवान. उनके मुकाबले में जबरदस्त कारकर्दगी, 2 सेंचुरीज भी स्कोर की थी उस्मान खान ने. उन्होंने पाकिस्तान के लिए दस्तयाबी अपनी जाहिर कर दी है कि ही स्टिल होपफुल टू प्ले फॉर पाकिस्तान. कल आपने शायद उनका ट्वीट भी देखा हो जिसमें उन्होंने अपना एक आर्बिट्ररी इमेज, एक इमेजिनरी इमेज जो है वो शेयर किया था जिसमें ही इज वेयरिंग द पाकिस्तान किट. सो गुड लक टू उस्मान देयर एंड व्हाट अ टर्न अराउंड. आई मीन सीरियसली, इनकी मैं स्टोरी पढ़ रहा था एंड शेखुपुरा के करीब एक छोटे से गांव से इनका जो है वो ताल्लुक है. वहाँ पे उनको अपनी जो है वो ज्यादा मामलात आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे थे, तो भाई के मशवरे पर वो कराची आ गए जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से वो खेले. सैफी भाई की नजरों में आए, करते करते वो कोयटा ग्लैडिएटर भी पहुंचे. कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए तो परफॉर्मेंस दी, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के वर्क कल्चर से इतने खुश नहीं थे. देन ही मूव टू मुल्तान सुल्तान एंड देन व्हाट ए सीजन दैट ही हैड देयर. सो गुड लक टू हिम यार, ग्रेट स्टोरी, गुड लक. तो बहरहाल अभी टीम में तो नहीं आए ज़ाहिर, अभी ये कैंप में जाएंगे. और इसमें जो अच्छी बात और है वो ये कि नसीम शाह इज ऑल्सो देयर एंड शादाब खान इज ऑल्सो देयर. न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले तमाम खिलाड़ी जो हैं बरकरार रखे गए हैं. इसके अलावा सऊद शकील भी इसमें शामिल हैं
मेहरान मुमताज यंग अपकमिंग स्पिन बॉलर वो भी हैं शामिल. मोहम्मद अली बैक टू बैक 2 बहुत अच्छे उनके HPL PSLs रहे हैं. वेल डन टू हिम. एंड इरफान खान नियाजी कराची किंग्स के लिए खेले एंड परहैप्स द स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर KK इन द रिसेंटली कंक्लूडेड टूर्नामेंट. सो देयर वी गो. ये 29 खिलाड़ी हैं जो कि इस कैंप का हिस्सा हैं. कंडीशनिंग कैंप, फिटनेस कैंप, ट्रेनिंग कैंप, व्हाटएवर कैंप. लेकिन चलो जी देखते हैं. आप जानते हैं कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह कोई कैंप जो है उसका इनेकाद किया गया है. लेकिन इसके कुछ आई एम श्योर बेनिफिट्स भी होते होंगे. लेकिन वो जो एक बात की जाती है फिटनेस के हवाले से, दैट फिटनेस एक माइंडसेट है, ये एक कल्चर होता है जिसको डेवलप करना पड़ता है. एक वन ऑफ इस तरह कैंप्स कराने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस चीज को कहना चाहिए कि रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा. मसलन ये कि अब आजम खान है. अब मैं यही सोच रहा था कि यार आजम खान जो है वो इस कैंप का हिस्सा बनेगा, तो मुझे तो लग रहा था कहीं आज सुबह वो इन पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान ना कर दे. बट ही विल बी देयर एंड ही विल बी शोइंग हिज फिटनेस देयर एज वेल. आजम खान का जो ये ख्याल है कि जी मेरा जो ये वजन है इसकी वजह से मैं लंबी लंबी हिटें जो है वो मारने में कामयाब होता हूँ, मेरा नहीं ख्याल. आई थिंक कोई मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई बात कि आपके मोटे होने का आपकी लंबी हिटें मारने से जो है वो क्या ताल्लुक है. लेकिन खैर चलें जी. गुड लक टू ऑल द प्लेयर्स. अल्लाह करे इतनी मेहनत इनसे ना कराएं कि वहां जाके कोई इंजरीज का शिकार हो जाए. आप ये जानते हैं कि वर्ल्ड कप जो है वो 1 से 28 जून तक जज़ाइर गरबुल हिंद यानी वेस्ट इंडीज और रियासत हाय अमरीका मुत्तहदा में जो है वो खेला जाएगा. और ज़ाहिर पाकिस्तान अपने ग्रुप से जिसके ज़्यादातर मैचेस अमरीका की निस्बतन स्लोअर ट्रैक्स पे जो है वो खेल रहा होगा. मैं कल खिलाड़ियों के जब प्रोबेबल्स के नाम पूरे प्रोबेबल्स नहीं, जब मैं फिटनेस कैंप को देखो टीम आपकी इसी से ही 15 रुकनी स्क्वाड इसी से ही निकलेगा. इसमें से 15 वर्ल्ड कप में जाएंगे, 14 अपने घर जाएंगे. और मैं जब इन खिलाड़ियों के नाम देख रहा था तो यार मुझे वाकई देख के लग रहा था कि दिस एक्चुअली कैन बी अ वेरी गुड T20 साइड यार, अगर इफ दे कैन बी ब्रॉट अंडर लाइक अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड ऑल. बाय द वे टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, ज़ाहिर है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कुछ सवालिया निशान जरूर हैं. उनकी कैप्टनसी जो है वो उस लेवल की अभी तक नजर नहीं आ रही है कि इवन दो इससे पहले 2 बैक टू बैक उन्होंने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग जीतने में कामयाब हुए, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर अभी एक ही सीरीज उन्होंने कप्तानी की है. सो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स टू अर्ली टू मेक अ डिसीजन आउट ऑफ इट. एंड मैं यही समझता हूँ कि यार इट वुड बी अ बिट अनफेयर अगर शाहीन शाह अफरीदी को अभी कप्तानी से जो है हटा दिया जाता है. बट लेट्स सी. चलें जी. हाँ भाई, नजरअंदाज किए जाने वाले एक खिलाड़ी शाहनवाज दहानी है और कहते हैं कैंप के बाद भी मैं सबसे फिट बॉलर ही होऊंगा. अच्छा जी, ठीक हो गया. आपने उनका शायद ट्वीट देखा हो शाहनवाज दहानी का. सो या आई थिंक शाहनवाज दहानी यार ग्रेट अपॉर्चुनिटी, लाइक उसको मौके भी मिले, लेकिन सीरियसली नहीं कर पाया यार वो. बट खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अच्छा भाई, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ्द जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और कल उन्होंने जो है वो नेशनल स्टेडियम का दौरा अपना मुकम्मल किया. ये चैंपियंस ट्रॉफी आप जानते हैं अगले साल जो होनी है पाकिस्तान को वो होस्ट करनी है और उसके हवाले से उन्होंने जो है वो तजावीज़ात जो है अपनी रिकमेंडेशंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी हैं. देखो जी, क्रिकेट बोर्ड ऐसे तो मानना था ही नहीं. अच्छा है जी, मैंने कल ट्वीट भी किया ना कि IMF हमारी हुकूमत से वो काम करा रही है, हमारी रियासत से वो काम करा रही है जो हमारी रियासत शायद वैसे कभी खुद भी नहीं करती. तो ICC भी शायद अल्लाह करे हमारे जो व्यूअर्स का एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाए. उन्होंने कहा कि भाई ये क्या डिजिटल स्क्रीन आपने लगाई हुई है, चेंज करें इसको यार. मजाक लगाया हुआ है आपने. मतलब वाकई कोई माशाल्लाह 20 साल पुरानी डिजिटल स्क्रीन अभी तक चल रही है. इसको बनाने वाला भी सोच रहा होगा अभी तक चल रही है यार ये. उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी हाइलेक्स 50 साल खींच लेते हैं यार, तू क्या कर रहा है बात. अच्छा जी, इसके अलावा इनक्लोजर्स को बेहतर बनाने की उन्होंने बात की. अब कैसे ये बनेगा हमें पता नहीं है. PCB के COO सलमान नसीर ने ब्रीफिंग में वेन्यूज के बारे में तफसीलात से आगाह किया. ठीक है जी. और सवाल एक जवाब दो, सवाल जवाब ये इस तरह का जो ना अखबार की मैं कवरेज पढ़ रहा हूँ तो मैं देख के जो ना बिल्कुल वही सीन याद आ रहा है. ठीक है. अच्छा जी, अब क्या होगा कि मंगल को लाहौर में कदाफी स्टेडियम का मुआयना किया जाएगा. तीसरे मरहले में रावलपिंडी का दौरा और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से भी मुलाकात तय है. वफ्द अपनी रिपोर्ट ICC को पेश करेगा. ऑलराइट, गुड लक. ओके जी, ठीक है जी. बांग्लादेश को शिकस्त हुई है टेस्ट मैच में और काफी बड़ी शिकस्त हुई है. श्रीलंका ने उनको सिलहट में होने वाले टेस्ट मैच में 328 रन से शिकस्त दी और दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका ने पहाड़ जैसा टोटल जो है वो उनके सामने खड़ा कर दिया था. 418 रन श्रीलंका ने बनाए दूसरी इनिंग्स में और बांग्लादेश की पूरी टीम जो है वो 182 रन बनाकर आउट हो गई. ठीक है.
अच्छा वैसे यार मैं ये IPL में फॉलो तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी ट्विटर की टाइमलाइन पे ज़ाहिर आप इंडियन जर्नलिस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं ऑल, और आपका जो ज़ाहिर ट्विटर का एल्गोरिथम होता है वो भी इन चीज़ों को देख रहा होता है. लेकिन यार इस वक्त इंडिया में जो ये हार्दिक पांड्या की जो खिंचाई हो रही है, आई डोंट नो वेदर यू गाइस आर फॉलोइंग दैट और नॉट. वो शायद मेरे ख्याल से वो सीन ये हुआ है कि अगर मैं गलती पर ना हूं, इफ आई अंडरस्टूड इट राइट, तो शायद मुंबई इंडियंस ने अपना कप्तान हार्दिक पांड्या को बना दिया और उन्होंने रोहित शर्मा को जो है वो कप्तानी से हटा दिया है. तो वो जो टीम रोहित शर्मा है और जो लॉयल मुंबई इंडियन फैंस हैं, उन्होंने जो है वो हार्दिक पांड्या की बहुत क्लास ले रहे हैं. और जो उनकी अपनी होम टीम है, शायद मेरे ख्याल से गुजरात की जो टीम है, वो इस बात पे गुस्से में कि हार्दिक पांड्या पैसे के लिए हमें छोड़ के चला गया एंड स्टफ. तो यार वो मैं देख रहा था, किसी ने एक थ्रेड बनाया हुआ था कि क्राउड वाज बीइंग सो अब्यूजिव. बिकॉज इंडियंस का जो अब्यूज का लेवल है ना वो वर्ल्ड क्लास है. लाइक वो जो गालियां लेकर आते हैं इंडियंस, और स्टेडियम में उन्हें कोई चिंता नहीं है कि हम रेसिस्ट हो रहे हैं, हम अब्यूजिव हैं, क्या है ये, किसी का ख्याल नहीं. तो वो जो गालियां वहां पे स्टैंड में क्राउड नारे की फॉर्म में हार्दिक पांड्या को दे रही थी, यार कसम से ये तो बंदे का काफी बैड सीन चल रहा है यार. लेकिन खैर चलो जी, और क्या सीन है. ये हो गई बात जरा क्रिकेट के हवाले से. अब देख लेते हैं जी फुटबॉल की क्या सीन है. फुटबॉल का सीन जो है वो ये, हाँ भाई, एशियन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन जो AFC का राउंड है उसके आज मैचेस जो है वो फिर से हो रहे हैं. सेकंड लेग के मैचेस हैं. सेकंड लेग से मुराद ये कि पिछला जो हुआ था वो होम लेग था बहुत सारी टीमों का, अब उनका अवे होगा. इस तरह पाकिस्तान ने अपना होम मैच जो है वो जॉर्डन के खिलाफ खेला था, जिसको हम 3-0 से हारे थे. लेकिन पाकिस्तान का गेम बाय द वे अब जो होने वाला है वो आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे पाकिस्तान टीम जो है वो एक्शन में होगी. अमान में पाकिस्तान का ये मैच जो है वो होने वाला है और ये मुकाबला अमान इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. सो आई एम श्योर देयर विल बी अ मैसिव क्राउड देयर. अमान की टीम जो जॉर्डन की टीम जो है वो वर्ल्ड कप में एशिया कप में अपनी कमाल कारकर्दगी के बाद पहली बार होम ग्राउंड पे एक्शन में आने वाली है. मेरे ख्याल से पहली बार ही आने वाले हैं वो. तो पाकिस्तान के खिलाफ उनका मुकाबला है. अब देखते हैं कि पाकिस्तान कितने गोल्स कंसीड करता है. इसके अलावा इंडिया जो है वो आज एक्शन में होगा अगेंस्ट अफगानिस्तान. ये मुकाबला जो है ये गुवाहाटी में होने वाला है, आसाम में. और याद रहे जी, अफगानिस्तान ने जो इसका पिछला लेग था, जो मुकाबला मेरे ख्याल से अबहा में हुआ था, ये मुकाबला 0-0 से बराबर खेला था उन्होंने. सो वेल डन टू देम. इसके अलावा China will be hosting Singapore, Thailand will be hosting South Korea. Lots of matches taking place there. और हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप G, उसमें ताजिकिस्तान will be hosting Saudi Arabia. ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was Abda Parveen and Ali Sethi with ये सब तुम्हारा करम है आका. क्या बात है जी, जबरदस्त. आई होप आपने इसको एंजॉय किया. हमारे दोस्त ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि भाई अली सेठी जो है वो भी HSonian है. वैसे वाकई सीरियसली बंदा प्रिविलेज और HSN का ना हो, ऐसा हो सकता है. मलिक इरफान साहब कहते हैं, आई थिंक ऑन आजम खान पॉइंट ऑफ व्यू ऑन वेट, इम्पैक्ट ऑन शॉट हिटिंग स्ट्रेंथ कैन बी रिजल्ट फ्रॉम हिम रीडिंग नुसरत अली खान इंटरव्यू वेयर ही सेड दैट ही हैड टू इंक्रीज हिज वेट back up as it impacted his voice quality. नुसरत अली खान साहब का ये कहना था कि उन्होंने अपना वजन इसलिए बढ़ाया कि जब उनका वजन कम हो गया था तो उससे उनकी आवाज की क्वालिटी पे जो है वो फर्क पड़ा था. वल्लाह आलम इसमें क्या हकीकत है, लेकिन आपको ये भी पता है कि नुसरत अली खान का जो वजन है उनकी जान ले दिया यार. आप देखिए, बट बहरहाल भाई वजन बढ़ाना अच्छी बात नहीं होती है. सीरियसली यार, आजम खान को इस बार देख के तो मुझे वाकई तरस आ रहा था कि क्या कर रहा है लड़का अपने साथ. लेकिन खैर, फहीम अली खान साहब ने खबर शेयर की है प्रॉफिट मैगजीन की. कहते हैं PM hurries the petroleum division to kickstart 14-year-old gas pipeline project to avoid penalties. अच्छा, इस पे फहीम अली खान कहते हैं, how government is going to face USA who is against any link with Iran. Please comment. Okay, thank you. आप हमेशा लिख देते हैं प्लीज कमेंट, वरना मैं वाकई कमेंट नहीं करता, लेकिन आपके इस कमेंट लिखने की वजह से मैं कमेंट करता हूँ. देखो भाई, दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिनको, भारत जिसकी एक मिसाल है, जो कि ईरान से मुसलसल पेट्रोल ले रहा है और ऑयल खरीद रहा है. और उसकी वजह जो ये है कि दुनिया के कुछ ममालिक को ईरान के हवाले से अमेरिका ने वेवर दिया हुआ है. सो पाकिस्तान ने उनको कहा है कि सरकार, बंदा आपका खादिम, जो आप बोलते हैं हम वही करते हैं. ईरान के हवाले से हमारा जो है ना वो आप ज़रा मामला निपटा दें और हमारे थोड़े से एक वेवर दे दें. लेकिन अमेरिका, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इस तरह का कोई वेवर देने को तैयार होगा. अच्छा, लेकिन ये बात भी देखने की है बात कि आज से 14 साल पहले जो हम पाकिस्तानियों को, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट खत्म होने वाली थी
जाते जाते पाकिस्तान को वो इस बंधन में बांध के चले गए थे, जो कि उस वक्त भी हमें पता था. मुझे याद है उस वक्त जब मैं प्रोग्राम करता था, मैं यही बात बोला, और उस दूसरे चैनल में हुआ करते थे, और मैं यही बोला करता था, मैंने कहा यार ये तो भाई पाकिस्तान को फंसवा के जा रहे हैं, खुदा के लिए कोई इसको रोके. लेकिन जमहूरियत का एक ऐसा नशा और एक ऐसा खुमार जो है वो चल रहा था कि क्या कर सकते हैं. अच्छा चलें जी आगे बढ़ते हैं. और देन वी हैव गॉट या वसीम कहते हैं भाई लास्ट पैरा मिस कर दिया, बेस्ट पास रिदम वाला वही था. हाँ वो आप सुन लें यूट्यूब पे जाके, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था. अगर मैं वो पूरा, मैं तभी तो बोल रहा हूँ ना, पाकिस्तान में जो ये कलाम बनते हैं ये 8-9 मिनट से कम, ऐसा लगता है कि वो कलाम कबूलियत पे पहुंचते ही था भाई जब वो 7 मिनट क्रॉस करता है. जब 7 मिनट 8 मिनट के जब होते हैं ना कलाम, हमारे रेडियो के लिए मिसफिट हो जाते हैं. आपको पता दुनिया भर में रेडियो एडिट्स बनाए जाते हैं जिसमें गानों को छोटे से छोटा किया जाता है, तो ये एक जो है ना वो बड़ा मसला है. ऑलराइट जी चलें. इसके अलावा जरा मैं फेसबुक पे नजर डालता हूँ. फैसल सगीर कहते हैं सिंस यस्टरडे देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया अबाउट हार्दिक पांड्या एंड रोहित, especially when during the match Hardik as captain of the team asking Rohit to go to the boundary line. Alright. ताहिरा सादिक कहती हैं why too much discussion on cricket? Because people शायद want to listen about cricket यार. अबू बकर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू. वजिया सलमान कहती हैं प्लीज शेड सम लाइट ऑन रीसेंट HSN इशू. इस पे बहुत तफसील से हमने सुबह भी रोशनी डाल दी है, रात में यूट्यूब पे भी बात कर ली थी. अब मजीद इस पे बात नहीं करूंगा बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी में HSN को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी मैं पिछले कोई 12 घंटे में, नहीं 12 नहीं, आई वुड से 16 घंटे में मैंने जो है वो दी है. Adil, do you think Mohammad Amir can make a comeback into the Pakistan team purely based on merit, keeping in view the performance? Oh no, absolutely not. पता नहीं मोहम्मद आमिर को लाने की क्या वजह है. उसका बड़ी वो वाब रियाज है ना इस वक्त असल में, तो यार ये मेरे ख्याल से वजह हो सकती है, वरना तो आई डोंट सी एनी रीजन. मोहम्मद आमिर ने किया क्या है पिछले कुछ अरसे में, बल्कि मैं तो खैर ये बाकी लीग्स वीग्स फॉलो नहीं करता, लेकिन मुझे किसी ने ये बताया था कि यार बाकी लीग्स में बहुत कुट लग रही है मोहम्मद आमिर की. यार खत्म हो गया, दैट मोजो इज गॉन, इट्स ओवर, फिनिश. लेकिन पाकिस्तान है भैया, ये क्या कह सकते हैं. अच्छा जी, उमर अब्बास कहते हैं द मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट पेट्रोल प्राइस इज कॉज्ड बाय एक्सप्रेस ट्रिब्यून. Few days back they posted a headline that petrol levy to be increased by 100 rupees, whereas actually it was to be increased by 40 rupees. अच्छा, it was to be increased 200 rupees. 60 रुपए तो अभी है, 40. ये सुबह हमने बात कर ली इस हवाले से, आपको मैंने बताई ये बात. लेकिन माशाल्लाह सैयद उमर अब्बास, माशाल्लाह खूबसूरत नाम है आपका वैसे यार. अच्छा जी, और क्या सीन है, और क्या हो गया है जरा, फेसबुक को भी तो कहीं ब्लॉक नहीं कर दिया क्या? नहीं चल रहा है, फेसबुक चल रहा है. अरे यार इंडिया की तस्वीरें आई जा रही हैं बार बार यार फेसबुक पे मेरे, यार जबरदस्त, क्या बात है. अच्छा जी, और कौन है मैसेज हमारे पास? अच्छा भाई, हमने आपदा परवीन का कलाम चला लिया है. शाजी, आई होप यू वर लिसनिंग. अरशद तरीन कहते हैं कैन यू प्लीज प्ले द सॉन्ग बुल्ले बाय सिंगर सरमत कदीर. ही इज वन सिंगर हु हैज ग्रेट वॉइस बट हैजंट रियली रीच्ड अ प्लेस वेयर ही डिजर्व्स. चलें जी, मैं देख लेता हूँ अगर हमारे पास सरमत कदीर नामी गुलूकार का जो है वो ये कलाम मौजूद है. Alright, that was Fakhir with Allahu and खूबसूरत कलाम. चलें जी आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बात करते हैं जरा कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हवाले से विद रिस्पेक्ट टू पैलेस्टाइन. कल आप लोगों की नॉलेज में जो है वो ये बात आई होगी, अगर नहीं होगी तो मैं बताया था आपको कि कल एक बड़ा यूनिक मोमेंट था. बिला आखिर आप जानते हैं 8 अक्टूबर के बाद से जब से इसराइल ने गजा पे जो है वो अपना बारबेरियनिज्म शो किया है और अपना इंतहा, ये कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटेरियन लॉस की वो तमाम लॉस जो कि गालिबन इस वक्त इस दुनिया में जिस हद तक अमन कायम है उसको रखे हुए थे, जिसकी धज्जियां जिस तरह इसराइल ने उड़ाई हैं, और जाहिर है वो अमेरिकन बैकिंग जो कि उसको मिलती रही है, चाहे वो सॉफ्ट बैकिंग हो इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोमेटिक हेल्प एंड ऑल एंड डिप्लोमेटिक, जिस तरह इसराइल जो है उसको अमेरिका डिफेंड करता आ रहा है उसकी हर वैशियाना कार्रवाई को, और हार्ड बैकिंग इन द फॉर्म ऑफ द आर्म्स एंड द एम्यूनेशन दैट अमेरिका प्रोवाइड्स टू इजराइल. बिकॉज आप जानते हैं गजा में जो 30,000 से ज्यादा 31-32,000 जो मासूम लोग वहां पे शहीद हुए हैं, उनको मारने के पीछे जो असला इस्तेमाल हो रहा है, इट्स मोस्टली अमेरिकन आर्म्स दैट दे आर यूजिंग देयर. लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो बाइडन साहब की भी जो है वो बस हो चुकी है, और उन्होंने कहा है कि यार बस अब बहुत हो गया यार, बिकॉज ये काफी अरसे से राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बाय द वे, इवन दो जो बाइडन वी नो खुद अपने आप को ज़ायनिस्ट कहता है, अपने आप को इजराइल के कॉज का एक बहुत बड़ा सपोर्टर कहता है. ये पहली बार जब जाके जो बाइडन मिला भी था बिन्यामीन नेतन्याहू से, तो ऐसा लग रहा था कि इसके अपने खानदान में जैसे किसी का इंतकाल हो गया हो, जिस तरह जो बाइडन के चेहरे के एक्सप्रेशन थे. लेकिन
शुरू से वो इसराइल को इस बात का जो है वार्न किए जा रहे हैं कि उस तरह रिएक्ट मत करना जिस तरह अमेरिका ने 9/11 के बाद किया था, लेकिन इसराइल ने उससे भी कहीं ज्यादा वहशियाना अंदाज से जो है वो रिएक्शन दिया है. 30-32 हजार लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे हैं और इस वक्त आप ये जानते हैं कि इस वक्त एक कहत की सी सूरत हाल जो है वो गजा में होने वाली है. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो खुराक से महरूम हैं. 90% बिल्डिंग्स जो हैं वहां पे तबाह हो चुकी हैं. द एंटायर स्ट्रिप ऑफ लैंड, दैट 45 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ लैंड, उसको उन्होंने एक कहना चाहिए कि रुइंस में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है. और अब आप जानते हैं कि इसराइल के जो अब प्लान्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और वो ये है कि वो अपना एक फाइनल असॉल्ट जो है वो रफा में करना चाहते हैं. और रफा में जो वो असॉल्ट करना चाहते हैं वो आप जानते हैं कि वो बड़ा खतरनाक और बहुत खूरेज हो सकता है. बिकॉज कहते ये हैं कि तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के स्ट्रिप ऑफ लैंड में कोई 1.5 मिलियन पीपल आर लाइंग आउट देयर. गजा जो है उसको ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहा जाता था. वहां पे इस वक्त सूरत हाल बहुत खौफनाक है. सो अब ऐसा लग रहा है और इसराइल जो है वो फिलहाल, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये बैटल खत्म नहीं किया तो वो वैसे भी इसराइल में अगर आज इलेक्शंस हो जाएं, सो वी नो अबाउट दिस कि बिन्यामिन नेतन्याहू इज गोइंग टू लूज दोज इलेक्शंस मैसिवली और उनकी जो लिकुद पार्टी है उसको बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है इन इलेक्शंस में. यही वजह है कि अमेरिका के सबसे हाईएस्ट रैंक्ड जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं चक शूमर, उन्होंने अब से कोई 2 हफ्ते पहले ये बयान दिया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि इसराइल में फॉरेन इलेक्शंस होने चाहिए बिकॉज बिन्यामिन नेतन्याहू हैज गॉट टू गो. सो अमेरिकन प्रेशर इज आउट देयर. इसराइली भी ये बात सोच रहे हैं कि यार इतने महीने हो गए हैं, आधा साल जो है वो अब होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक इसराइल की जो माइटी मिलिट्री है वो गजा में मुकम्मल तौर से कब्जा नहीं कर पाई और अपने ज्यादातर जो उनके यरगमाली थे उनको छुड़ाने में नाकाम रही है. अच्छा, कल जब अमेरिका की जानिब से इस वोटिंग, कल सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई, इस हवाले से पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वरना इसराइल को इवन सीज फायर को अर्ज करने वाली कोई भी अगर पिटिशन आया करती थी या कोई भी रेजोल्यूशन आया करती थी उसको अमेरिका वीटो कर दिया करता था. लेकिन इस बार उन्होंने इसको वीटो नहीं किया. 14 मुल्कों ने सलामती काउंसिल में, आप जानते हैं 15 मेंबरान हैं, 5 परमानेंट हैं, बाकी 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं, 2-2 साल के लिए वो सलामती काउंसिल में आते हैं. सो 14 मुमालिक ने इसको सपोर्ट किया. अमेरिका ने इससे एब्सटेन किया, लेकिन अमेरिका ने इस बार इसकी मुखालफत नहीं की. इसराइल बहुत गुस्से में है. उनका एक वफ्द जाने वाला था, एक हाई रैंकिंग वफ्द जो है वो जाने वाला था व्हाइट हाउस में. उनकी जो बाइडेन से मुलाकात भी होनी थी. बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसको कैंसिल कर दिया. लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए ये एक रियलाइजेशन है कि उसका अपना करीब तरीन जो दोस्त मुल्क है वो भी अब उनसे जो है वो थोड़ा सा पीछे हट रहा है. सो पॉइंट टू पॉन्डर फॉर देम, किस तरह इसराइल रिएक्ट करेगा. क्या वो अपना रफा का जो एक बहुत ही खौफनाक एक फाइनल बैटल होगा इस पूरे वाकये का, उसका आगाज कर देगा, या फिर वो सीज फायर की जानिब जो है वो मामला जाएंगे. जाहिर है एक डील इज ऑन द टेबल फॉर हमास और हमास को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास जो तकरीबन अभी भी काफी बड़ी तादाद में दर्जनों इसराइली मौजूद हैं जिनको उन्होंने यरगमाली बनाया हुआ है, उनको रिहा कर दे. लेकिन उनको भी ये बात पता है दैट द मोमेंट दीज इजरायलीज आर रिलीज्ड, इसराइल के पास फिर तो कोई बचेगा ही नहीं रीजन कि वो गजा पे मुकम्मल तौर से चढ़ाई ना कर दें. सो हमास भी अपना पूरे ऑप्शंस जो है उनको वेन कर रहा है. और जो एक खबर मैं इनफैक्ट कल एक फीचर पढ़ रहा था BBC में और वो पढ़ के इतना गुस्सा आया था कि यार इसराइली वाकई जिस लेवल की ये वहशी कौम है. एक खातून थी जो सेटलर्स को रिप्रेजेंट करती थी. आप जानते हैं ना, सेटलर्स वो लोग हैं जिन्होंने फलस्तीनियों की जमीनों पे जाके जो है वो कब्जे किए और वहां पे अपने घर बनाए. आमतौर से ये वेस्ट बैंक में ये सिलसिला होता है. लेकिन कहती ये है कि खातून है जो कि लॉबिंग कर रही हैं फॉर सेटलमेंट इन गजा और उनका ये कहना है कि मैं ऑलरेडी 100 फैमिलीज को साइन अप करवा चुकी हूँ जो कि गजा को जब खाली करा लिया जाएगा फलस्तीनियों से तो वहां पे जाके कहती हैं कि मैं बीच के सामने यानी समंदर के सामने एक घर जो है मैंने वो जगह भी अपनी चूज कर ली है. यानी इस लेवल के यार ये घटिया लोग हैं यार इजरायली. सीरियसली यार, उफ, क्या इंसाफ है यार, ये क्या इंसाफ. लेकिन खैर चलें जी, अभी हम ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. लेकिन जाने से पहले भाई, हर पिछले 3 लिंक से मैं ये सोच रहा हूँ कि इस हवाले से बात करूंगा.
हमारे दोस्त सलमान काजी साहब, उनके साहबजादे जिनका नाम अयान है, उनका आज पहला रोजा है, तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. अल्लाह ताला उनको आगे भी जो है वो इस्तकामत अता फरमाए रोजा रखने के हवाले से, और उनकी इबादत को जो है वो कबूल फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. अच्छा भाई, सीन क्या है? हमारे पास मैसेज आया हुआ है डॉक्टर जीशान का, और वो ये कहते हैं कि हाउ मच विल दिस वॉर अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ इजराइल. देखिए, दिस वॉर हैज ऑलरेडी अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ इजराइल बाय बिग टाइम. और आपको शायद मेरे ख्याल से आई डोंट नो वेदर वी टॉक्ड अबाउट दिस और नॉट, लेकिन इजराइल की जो पिछले क्वार्टर की इकोनॉमी है, जो पिछला, बिकॉज देखिए इस जंग का आगाज हुआ अक्टूबर के आगाज में, एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर. और आई थिंक इजराइल की जो इकोनॉमी, जो उनका फाइनेंशियल ईयर है, वो भी जनवरी टू दिसंबर ही चलता है. नहीं, जो भी था, खैर एनीवे, उस क्वार्टर में इजराइल की जो इकोनॉमी है, इट श्रैंक बाय अराउंड 20%. यानी उनकी इकोनॉमी में 20% के करीब की जो है वो कमी देखने में आई है, विच इज एक्चुअली वर्स देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. यानी जो ख्याल किया जा रहा था कि इसका जो है वो इकोनॉमी में कोई 8-10%, 11% के करीब जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी और श्रिंकिंग होगी, लेकिन हुआ यही है कि उससे कहीं ज्यादा इनको जो है वो इसका इम्पैक्ट पड़ा है. और इसके अलावा इसमें देखिए, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इजराइल की इकोनॉमी के साथ जो है ना ये मामलात हुए हैं. और उसमें जाहिर है मुल्क की जाहिर है कि स्टेट ऑफ वॉर में आ गए हैं. जो उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो उससे मुतासर हुई है. लेबर शॉर्टेजेस बहुत बड़ी तादाद में हुए हैं, बिकॉज पैलेस्टीनियंस आर नॉट अलाउड टू एंटर द इजरायली मार्केट. और पैलेस्टीनियन बेचारे वहां पे जो लेबरर्स की जॉब्स होती हैं, खासतौर से इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, वो वहां पे मजदूरों वाली नौकरियां जो है वो कर रहे होते हैं. और वहां पर अब जब लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर उसकी वजह से बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह जो वो भी रुका हुआ है. इसी वजह से आपको पता है कि वो मजदूरों के लिए उन्होंने भारत का दरवाजा खटखटाया, बिकॉज उनको पता है कि वहां पे उनको बहुत सारे जो है वो लोग मिल जाएंगे और जो कि वहां पे काम भी जो है वो करना चाहेंगे. इसके अलावा जो एक और बात आती है वो ये कि टूरिज्म का सेक्टर उनका बहुत शदीद मुतासर हुआ है. और टूरिज्म का सेक्टर जो मुतासर होने वाली वजह है कि बिकॉज इस वक्त पीपल आर नॉट वांटिंग टू कम टू इजराइल. लोग इजराइल आने को तैयार नहीं है. आपको पता है कि टूरिज्म के साथ जो एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ भी जो है जाहिर है ये उसका काफी इम्पैक्ट हुआ है. एयरलाइन इंडस्ट्री हुई, इंश्योरेंस रेट्स हैव गॉन अप. सो काफी सारे इनको जो है वो सारे इकोनॉमी को प्रॉब्लम तो हो रही है नेचुरली. बट अगर ये वॉर खत्म होती है जो होता है सिलसिला, तो फिर नेचुरली ये चीजें भी कंट्रोल में आ जाएंगी. इजराइल इकोनॉमी जो है वो काफी रेजिलिएंट है. इट्स अ वेरी हाई इनकम कंट्री, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो उनका काफी ज्यादा इसमें हुआ है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, और ये है कि 8 बज के जो है वो 56 हो चुके हैं. सर अकबर कहते हैं हमारे लीडर और आहद चीमा जैसे ब्यूरोक्रेट्स भी सारंग वाले शाहरुख खान की तरह हो गए हैं. कितनी ही शर्मिंदगी वाले करतूत सामने आ जाएं उनको लगता ही नहीं है. हाँ यार, लेकिन देखो यार, जो है ना वो शाहरुख खान चाहत फिल्म में जो है ना वो हक के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए फाइट कर रहा था यार. वो उसी के लिए मार खा रहा था वो यार. ये खैर जलील तो ये भी अपनी मोहब्बत के लिए ही हो रहे हैं, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है जनाब, आसिफ साहब क्या कहते हैं, द रीजन सिंगापुर नीड्स F-16, सिंगापुर मलेशिया वाटर राव. ओके राइट. अच्छा, कल हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे द कंट्रीज विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ F-16. सो उसमें सिंगापुर का नंबर जो है ना वो भी था, वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज. नाउ नॉट एवरी कंट्री हैज F-16 ऑफ कोर्स, लेकिन सिंगापुर बीइंग अ वेरी स्मॉल कंट्री, इट हैड मोर देन 100 और पता नहीं कितने उनके पास F-16 जो थे. तो मैं यही सोच रहा था कि उनको जरूरत क्या F-16 की यार, सिंगापुर को किससे लड़ाई करनी. तो उन्होंने बताया कि जी मलेशिया के साथ उनका वाटर डिस्प्यूट चल रहा है. वैसे वाटर डिस्प्यूट चल भी रहा होगा, लेकिन वो फाइटिंग वाइटिंग तक नौबत तो खैर नहीं आएगी. लेकिन हाँ ठीक है यार. याद है आपको बचपन में एक बार एक स्टिकर बुक आई थी सिंगापुर की एयरफोर्स के हवाले से. डू यू गाइस रिमेंबर दैट एक्चुअली? चले जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि जरा डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा सकती है या नहीं. डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है एक अमेरिकन कोर्ट से कल एक मैसिव रिप्रीव मिला है. कल दोपहर को 12 बजे तक जो है ना
वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को तकरीबन कोई 46 करोड़ डॉलर जो है ना वो जमा कराने थे और उनके पास वो पैसे नहीं हो पा रहे थे यार. लेकिन हुआ ये कि अदालत ने आखिरी टाइम पर जो है वो उनका अमाउंट जो है वो तकरीबन 150 मिलियन यानी 15 करोड़ डॉलर जो है वो कर दिया और उन्होंने कहा कि 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो आप इन पैसों को जमा कराएं. सो थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रम्प के लिए ये तरह आसानी की बात हो गई है. और कल मैं जिक्र भी कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपनी जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम ट्रूथ सोशल है, वो उसके कुछ स्टेक जो हैं वो बेचने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रम्प के कुछ बड़े सपोर्टर्स हैं जो कि ट्रूथ सोशल को जो है वो उसका कुछ ओनरशिप खरीदने वाले हैं और इससे जो विंडफॉल प्रॉफिट या विंडफॉल गेन डोनाल्ड ट्रम्प को होने वाले हैं that's going to be close to $3 billion. So lot of money coming in for Donald Trump there. So चलें जी, कोई अच्छी खबर उनके लिए इस चीज के हवाले से आई है और ये है सिलसिला. इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प का एक और केस जो है वो 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है. दिस इज कॉल्ड द हश मनी ट्रायल ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प बिकॉज कहते ये हैं जी कि हश मनी का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक जमाने में एक पॉर्न अडल्ट फिल्म स्टार स्टॉमी डैनियल्स को जो है वो कुछ पेमेंट की थी खामोश रहने के लिए, चुप रहो, किसी को बताओगी नहीं ये बात. और कहते ये है कि वो उन्होंने अपनी जो कैंपेन मनी है उसको साइफन ऑफ करके जो है वो ये अमाउंट लेकर गए थे. सो ये लग रहा था कि मामला एक जमाने में दब जाएगा, लेकिन आपको पता है जहां पे डोनाल्ड ट्रम्प को पुराने केसेस में घेरा जा रहा है उसमें एक केस जो है वो ये वाला भी है व्हिच इज दिस स्टॉमी डैनियल हश मनी ट्रायल. तो इसका ट्रायल जो है वो 15 अप्रैल को जो है वो शुरू होने वाला है और या चले जी देखते हैं इस ट्रायल में जो है वो क्या निकल कर चीजें सामने आती हैं. फैसल मुकीद कहते हैं डेयरिंग मैन एंड मॉडर्न मशीन द नेम ऑफ द बुक. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. चलो गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.